में, राइट? सर्वर के केस में हमने कुछ डिस्कस किया था अबाउट कि जब भी आप एज ए सर्वर एडमिन परफॉर्म करते हैं, विंटल के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, या किसी भी कंपनी में अगर हमें सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया गया है ना, सो वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक ऑफ सर्वर कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि यू शुड नो अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल। दोनों पार्ट आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। क्लियर? सो डे वन इसको कंसीडर करो आप, क्योंकि मैं इसके बाद आपको रोड मैप भेजूंगा और उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको भी क्लियर रहेगा। और जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा वो भी आप उसी पर्टिकुलर रोड मैप के अकॉर्डिंग सेव करके रखते जाएंगे। इसमें मिला ठीक है, देंगे। आई शेयर यू द डॉक्यूमेंट, बट अभी नहीं, बस एक दो क्लासेस हमारी हो जाए, इस वीक का क्लास कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ताकि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट समझ में आए कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। डे वन we talk about the server operating system, so you can categorize in, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, so you can categorize in two different part। पहला आपका पार्ट जाता है about hardware, right? And second you also need to know about the operating system। सर्वर के केस में we must need to know about the हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, एंड वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि कितने तरीके के सर्वर हैं और उन सर्वर में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इज दैट करेक्ट? सो कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर यू सर। ओके ओके, सर जरा फुल स्क्रीन को थोड़ा सा सही करेंगे आप अपनी साइड पे। आप अपनी तरफ से करो, मेरी तरफ से फुल है, आप अपनी तरफ से शुरू करो, वो करो। चलिए ठीक है सर, कर दिया मैं। ओके ठीक है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इट टू डिफरेंट पार्ट। वन इज हार्डवेयर, यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द हार्डवेयर, एंड दूसरा आपके पास नॉलेज होने चाहिए अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसको दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हार्डवेयर की बात करें तो यू नो दैट मल्टीपल वेंडर्स आर अवेलेबल, दोज वेंडर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द हार्डवेयर फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर के लिए अलग अलग वेंडर जो है अपने अकॉर्डिंग मशीन को तैयार करते हैं या हार्डवेयर को तैयार करते हैं। डिफरेंस की बात करें, जो फॉर्म फैक्टर यूज होता है सर्वर के केस में, वो फॉर्म फैक्टर हमारे ऑन प्रोमाइसिस पे मींस दूसरा डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आई होप यू हैव आइडिया अबाउट द सर्वर हार्डवेयर। डेल का हो गया, एचपी का हो गया, आईबीएम का सर्वर हो गया, या फिर आप अपना खुद अपने अकॉर्डिंग से असेंबल भी करा सकते हैं। इट्स अप टू यू। गैप क्या होता है सर्वर के केस में? जब भी आप सर्वर हार्डवेयर की बात करते हैं ना, तो जो मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर रहता है ये टोटली डिफरेंट रहता है। लाइक एज मल्टीपल आपको सॉकेट्स मिलते हैं, मल्टीपल सॉकेट इन द सेंस कि आप अपने एक ही मदरबोर्ड पे मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल प्रोसेसर लगा सकते हैं। दो का ऑप्शन रहेगा, तीन का ऑप्शन रहेगा, चार का ऑप्शन रहेगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन मैनेज मल्टीपल सीपीयू, जो कि हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप से या वर्क स्टेशन से टोटली डिफरेंट रहता है। नॉर्मल वर्क स्टेशन पे क्या है, एक सिंगल प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, और उस पे क्योंकि सॉकेट ही अवेलेबल रहती है, सिंगल सॉकेट अवेलेबल रहती है। अब अगर हम बात करें स्लॉट्स की, तो आपको मिलते हैं मल्टीपल स्लॉट्स। एक पर्टिकुलर बोर्ड पे आपको 8 to 12 स्लॉट्स दिखाई पड़ेंगे, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये सॉकेट कहलाता है और ये आपका स्लॉट कहलाता है। ये तो बात हो गई अपने पास सीपीयू और रैम के लिए। सॉकेट पे आप लगाते हैं सीपीयू प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर, और स्लॉट पे हम लगाते हैं रैम, यूएसबी, या फिर आप एनआईसी, या फिर आप आईएलओ, या फिर आप आईडी रैक को लगा सकते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द काइंड ऑफ हार्डवेयर। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें या बायोस की सेटिंग्स की बात करें, तो और इसमें क्या क्या मिलता है? इट विल गिव अस एक्सेस ऑफ टू पावर सप्लाई, two power unit, you can say that two PSU, जो पावर सप्लाई यूनिट अवेलेबल रहती है, और सम सर्वर कैन आल्सो गिव अस अ ऑनलाइन यूपीएस। कुछ सर्वर में आपको ऑनलाइन यूपीएस की भी फैसिलिटी रहती है। नेक्स्ट, अगर आपके पास डेल का सर्वर है तो आपको आईडी रैक मिलेगा, विच इज अप्लीकेबल फॉर डेल। और अगर आपने एचपी का सर्वर लगा रखा है तो आपको मिलेगा आईएलओ पोर्ट। ठीक है ना?
ये अपने पास कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, दैट वी नीड टू नो अबाउट इट। कैन यू हेयर मी? यस सर। ठीक है, सो ये अपने पास हार्डवेयर की बात हो गई। अब लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज पोर्ट्स। सो पावर सप्लाई का सिंपल सा फंडा है, आई थिंक 1200 वॉट के दो पीएसयू मिलते हैं, 1200 वॉट के दो पीएसयू मिलते हैं। और आप अपने पीएसयू को यू नो दैट कि सर्वर को 24/7 टर्न ऑन होना चाहिए। दो पीएसयू होने का मतलब कि इन केस अगर कोई भी पावर सप्लाई आपकी डाउन हो जाती है, तो आप दूसरे पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके रन कर सकते हैं। तब तक हमारे पास टाइम मिल जाता है कि हम अपनी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकें या रिप्लेस कर सकें। अगला आपको मिलता है यूईएफआई बायोस। ठीक है, यूईएफआई बायोस की जो खासियत है ना, दैट कंटेन लॉट्स ऑफ फीचर। क्या क्या मिलता है यूईएफआई बायोस में? आपको सबसे पहले तो सिक्योर बूटिंग मिलती है। आपका जो बूटिंग प्रोसेस है फुल्ली सिक्योर रहता है। प्लस जीपीटी डिस्क फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर पाओगे। और तीसरा ये जीयूआई में रहता है। और चौथा ये आपको रेड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ऑल गुड। सिक्योर बूटिंग, जीपीटी हार्ड डिस्क फॉर्मेट, जो बायोस ओपन होगा वो जीयूआई फॉर्मेट में रहेगा। और आप अपने इस सिस्टम में, ठीक है, आप इस बायोस की मदद से रेड को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रेड को भी कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ऑल गुड। अब यहाँ पे अगर हम आईडी रैक और आईएलओ की बात करें तो आपको कुछ आइडिया इसमें आईडी रैक एंड आईएलओ पोर्ट की? जी जी सर, वो एक रिमोटली हम इसको यहाँ से ओएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम अपनी सीट से। वो फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब कि जैसे हम लोग रिमोट सर्वर प्रोवाइड करते हैं ना, रिमोट वो प्रोवाइड करते हैं, व्हाट वी कैन से दैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो रिमोट सपोर्ट के केस में सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं। और इन केस अगर आपका इंटरनेट डाउन है या फिर मशीन डाउन है, तो यू आर अनएबल टू एक्सेस इट। जब आपकी सिस्टम की मशीन सॉरी आपका सिस्टम डाउन होगा, तो उस केस में यू नो दैट इट विल नॉट परफॉर्म द टास्क। ये काम करना बंद कर देगा, ये काम नहीं करेगा। सो उस केस में जब आप आईएलओ पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं और सिस्टम में अगर पावर सप्लाई कनेक्टेड है ना, तो पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद आप किसी भी रिमोट लोकेशन से, राइट, किसी भी रिमोट लोकेशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं, उसका बायोस ओपन करा सकते हैं, उसमें जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करा सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, सो ये अपने पास आईडी आईडी रैक और आईएलओ पोर्ट का टास्क होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने जीपीटी की सिक्योर बूटिंग की, तो जीपीटी क्या है? एक हार्ड डिस्क का फॉर्मेट है, जिस हार्ड डिस्क के फॉर्मेट के थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क में 256 टीबी तक का पार्टीशन बना सकते हैं। लेगेसी बायोस आपको केवल ऑप्शन देता है, एमबीआर केवल आपको ऑप्शन देता है कि 2 टीबी से ज्यादा पार्टीशन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर जीपीटी है तो आप अपने हार्ड डिस्क में 2 टीबी से ज्यादा यानी 256 टीबी तक का स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट अ पार्टीशन। ऑल गुड। यस सर। चलो, ये तो हार्डवेयर की बात हो गई। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सॉफ्टवेयर के केस में क्या है, मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने जो स्टार्टिंग की है वो विंडोज एंटी सर्वर से स्टार्ट की थी। ठीक है, विंडोज एंटी सर्वर इन ईयर ऑफ 1995। उसके बाद से बहुत सारे सर्वर आए, लाइक सर्वर 2000 आया, 2003 आया, राइट, एंड सर्वर 2K8 2008, और यहाँ पे सर्वर 2012 जिसको बोलते हैं, 2016, 2019 और लेटेस्ट में 2022 चल रहा है। ठीक है, सो इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे सर्विसेज इन्वॉल्व रहती हैं। एज ए सिस्टम एडमिन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस, रियल यूज केसेस ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम।
इन मशीन्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, और बेस से स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। 2016 पे हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे वो हम सर्वर 2016 पे करेंगे, क्योंकि एज पर द कंटेंट अभी अगर डिमांड करें मार्केट की तो सबसे ज्यादा सर्वर जो है वो 2016 पे अवेलेबल है। सबसे पहले आज का जो एजेंडा है यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सर इंस- हाँ जी, हाँ जी। 19 एंड 2022 में मतलब ज्यादा फर्क तो नहीं है इस सब में, मतलब नहीं फीचर्स वाइज? तो नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा गैप है। कुछ एडिशनल सर्विसेज आपके 2019 में और 2016 में है, और सबसे बड़ी चीज की जो लेटेस्ट वर्जन के सर्वर है ना, उनकी कंपैटिबिलिटी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए बेटर है। बहुत सारे वो ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो उसके लिए कंपैटिबल रहते हैं, इस वजह से इन वर्जन को कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। बाकी हाइपरवाइजर में कोई चेंजेस नहीं है। VHDX का फॉर्मेट आपके 2016 पे आता है, 2019 और 2022 पे आता है। 2012 में VHD आता है, 2008 में BHD आता है, बट 2016 से इन्होंने VHDX फॉर्मेट को, हार्ड डिस्क के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर, देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्वर डैशबोर्ड। जो सर्वर का डैशबोर्ड है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे वो उसी सर्वर डैशबोर्ड से करेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड फीचर, क्योंकि जो सारा का सारा टास्क होगा ना वो इन्हीं रोल्स और फीचर्स के जरिए करेंगे। वंस वी कंप्लीट द पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि बिना एक्टिव डायरेक्टरी के बहुत सारे रोल्स है जो काम नहीं करेंगे। विल डिस्कस अबाउट एडी, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ADDS में क्या चीज, वो सभी कुछ लाइक एज ए प्री रिक्विजिट, यू शुड नो अबाउट द प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, है ना, टू इंस्टॉल AD। देन विल डिस्कस अबाउट AD ऑब्जेक्ट्स, विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ AD ऑब्जेक्ट्स, और फिर ऑब्जेक्ट्स को AD ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स, सॉरी दोनों चीजें रहेंगे। ठीक है, फिर यूजर्स मैनेजमेंट, जो पहला टास्क रहेगा यूजर्स मैनेजमेंट। ये बेस है, ये बेस है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर धीरे 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 इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सर इसमें जो है वो ये डोमेन ट्रस्ट और इसकी फॉरेस्ट ग्रुप पॉलिसी, DNS, DHCP सारे डिस्कस करेंगे सर। करेक्ट 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 करेक्ट, DNS DHCP सारा पार्ट। AD के बाद AD में ही बहुत सारा कंटेंट है, पहले AD कंप्लीट करेंगे फिर DHCP DNS तो आएगा आगे। ठीक है, क्योंकि AD के अगर हम डीपली जाएंगे ना तो AD में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। DNS भी AD का पार्ट है। ठीक है, जो DNS सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं ना वो कहीं ना कहीं AD का ही पार्ट है, बिकॉज विदाउट DNS, विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी, DNS का कोई काम नहीं है, इवन यूज ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे हम। चलिए आगे हम अपने सिस्टम पे, सेटअप पे, और ये VMware वर्क स्टेशन है, क्योंकि हम अपना जितना भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो VMware वर्क स्टेशन पे ही टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट। VMware वर्क स्टेशन पे हम एक नया सर्वर, नया डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द फाइल, क्लिक न्यू वर्चुअल मशीन, कस्टम पे जाएंगे, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे जाएंगे। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और यहाँ पे सेलेक्ट किया 2016। 2016 के बाद नेक्स्ट, डोमेन 2016, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसको हम रखेंगे हार्ड डिस्क में अपने, डोमेन 2016। चलो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करेंगे, पहले एक बार हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं, फिर हम बेस से स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको 8 GB रैम दे रहे हैं, 2 कोर का प्रोसेसर दे रहे हैं। ब्रिज कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हम अपना जो है रूटर के थ्रू IP एड्रेस चाहते हैं, तो ब्रिज कनेक्शन के थ्रू हम इसको 60 GB इनफ है। जब हाइपर वी का इस्तेमाल करेंगे तो मैं अपना दूसरा लैपटॉप इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि VMware मशीन के ऊपर हाइपर वी नहीं चलता।
वो हमें बेस पे ही परफॉर्म करना पड़ेगा सारा का सारा टास्क। सर चलिए इसमें बेस पे आप मशीन है वो कितना मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी उसकी? मेरा एक है डेस्कटॉप जिसपे ये मशीन है, जिसपे ये वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, ये 32 GB का है। और जो लैपटॉप है जिसको हम बेस हाइपरवाइजर के लिए केवल रखे हैं उसको, तो वो 16 GB की रैम है। 32 और 16। दो लैपटॉप है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्लस्टरिंग वगैरह का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। Installation is in progress, or meanwhile I'll help you to understand about the concept. जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, पहला टॉपिक है यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर। अब जब भी इंस्टॉलेशन की बात करते हैं ना, मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमें मालूम होना चाहिए सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए। राइट, सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए we have a two different method to install the server operating system. The gap between two different way we have to install server machine, like one is core installation and the second one is related to desktop experience. ठीक है, so any idea about core and desktop experience? डेस्कटॉप में सर GUI मिलेगा, कोर में बस वो ग्राफिक CLI। तो why we need to use core installation? कंपनी क्यों core installation करती है? कोर इंस्टॉलेशन आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट। ओके, क्योंकि कोर, अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, बिल्कुल मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होनी चाहिए कोर के लिए? तो कुछ भी नहीं, 1 GB ऑफ रैम, ठीक है, 20 GB ऑफ HDD, फ्री ही स्पेस HDD में 20 GB का होगा, चल जाएगा। 2 कोर का CPU होना चाहिए आपका, दैट्स इट। यहीं पे अगर हम बात करें, नो ग्राफिक रिक्वायर्ड, ऐसा कोई ग्राफिक की रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। अगर हम डेस्कटॉप एक्सपीरियंस की बात करें, तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में 2 GB ऑफ रैम, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी बट 4 GB होनी चाहिए। 60 GB ऑफ हार्ड ड्राइव HDD और 2 कोर का CPU। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कोर क्यों इंस्टॉल करते हैं? कोर इंस्टॉलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइट वेट रहता है। ठीक है, बहुत ही हल्का, और इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बेयर मेटल के लिए। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? बेयर मेटल के लिए। बेयर मेटल का मतलब, अगर आपको इस पे हाइपर वी इंस्टॉल करना है, यू वांटेड टू सेट अप अ हाइपर वी इन्वायरमेंट, तो इस केस में आप डायरेक्टली क्या करेंगे? बेयर मेटल इंस्टॉल करोगे, ताकि स्पेस कम कंज्यूम हो, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क कम कंज्यूम हो, और आपकी वर्चुअल मशीन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे स्पेस मिल सके, इस वजह से हम इसको हाइपरवाइजर को बेयर मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ऑल गुड। नेक्स्ट, अगर हम GUI की बात करें, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस की बात करें, तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में क्या है कि आपका GUI इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपका स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। राइट, सो उस केस में थोड़ा सा हार्डवेयर का कंजप्शन ज्यादा होता है। सजा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे एक ना पानी की बोतल लेनी थी। ओके ओके। 1 मिनट दो बस।
हेलो सहजाद, कैन यू हेयर मी? जी सर, वो स्क्रीन अनशेयर हो गया आपका। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार मैं शेयर करता हूँ फिर से। कौन सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे अभी? सर वो सर्वर की मुझे जियो कोर इंस्टॉलेशन आप प्लस आप डेस्कटॉप ये बता रहे थे मुझे आप। राइट 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 राइट। Desktop experience and co-installation. So about the configuration of both the machine, means अगर आप GUI पे जाते हैं तो GUI का थोड़ा सा हैवी वेट है। हैवी वेट इन द सेंस आप बोल सकते हो कि Share- मींस जो रैम और प्रोसेसर है वो ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, जी ज्यादा कंज्यूम करता है बेसिकली। एंड CLI के केस में लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और लाइट वेट का मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू पे मच अमाउंट। ठीक है ना? आपको बहुत ज्यादा, सॉरी, जो हार्डवेयर रहता है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, एंड यू कैन मैनेज इट प्रॉपरली। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर मुझे आपका। जी सर हो गया। ओके, यहाँ पे बेयर मेटल का क्लियर है, यहाँ आपका GUI है। बट कभी भी किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को you know that you always start your journey with GUI, क्योंकि GUI के केस में अगर आपको आइडिया है तो तभी आप CLI को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। जी सर। क्लियर? सो इट्स मैंडेटरी कि हमें GUI के केस में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे प्रैक्टिकली।
और दिस इज द पैनल एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इट गिव अस अ टू डिफरेंट ऑप्शन टू इंस्टॉल द ओएस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द कोर इंस्टॉलेशन है, और दूसरा जो है वो है आपका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली हम डेटा सेंटर और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में जाएंगे। अगेन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं विच इज कंसीडर एज ए फ्लेवर ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लेवर ऑफ सर्वर इसको बोलते हैं। एक है स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन और दूसरा है डेटा सेंटर। सो दोनों में गैप की अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड वर्जन है डेटा जो स्टैंडर्ड वर्जन है अपने पास सर्वर का, वो स्पेशली डिजाइन हुआ है, वो स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, टू मैनेज द टू मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड सर्विसेज। एडीसी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन सेट अप their server by selecting the feature of data center. Why they need to use the data center? क्योंकि you know that अभी क्या है ना, हाइब्रिड का जमाना है, ठीक है ना। अभी जो है वो हाइब्रिड का जमाना है। हाइब्रिड इन द सेंस कि कहीं ना कहीं हम अपने सर्वर को क्लाउड के साथ, वर्चुअलाइजेशन के साथ, बीडीआई के साथ अटैच करके देखते हैं, ठीक है ना। क्लाउड के साथ या फिर वर्चुअलाइजेशन के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई इट्स मैंडेटरी कि आप डेटा सेंटर यूज करेंगे। और जो हमारा डेटा सेंटर है ना, ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, ये क्लाउड को सपोर्ट करता है, ये माइग्रेशन को सपोर्ट करता है। दैट इज वाई हर एक मीन्स कंपनी जो है इस्तेमाल करती है रिलेटेड टू द डेटा सेंटर। सिर्फ एडी का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एडी का पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप आज की डेट में सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हो तो इट्स मैंडेटरी कि आप डेटा सेंटर ही यूज करोगे। ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है डेटा सेंटर का, क्योंकि हमें वर्चुअलाइजेशन में भी हाइपरवाइजर सॉरी हाइब्रिड तो बनाना ही पड़ेगा एडी कनेक्ट के थ्रू। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, क्लिक नेक्स्ट एंड कस्टम ओनली, एंड करते हैं इसको इंस्टॉल। Installation is started. Once it will installed, we'll proceed for the next step. Like as a, we'll discuss about the dashboard. जो dashboard के ऊपर options दिखाई पड़ते हैं उन पे बातें करेंगे। And we'll also install the Active Domain Services. हम इसको भी देखेंगे। This is all about the installation process. तो ये basic सी thing है जो हमें clear है। Now जैसे ये install होता है, we'll proceed for the next. Next in the sense like we'll discuss about the options which are available in on dashboard, और साथ ही साथ हम discuss करेंगे about the Active Directory installation. AD में किस तरीके से install करते हैं वो भी हम लोग discuss करेंगे। So we just need to wait, and meanwhile if you feel like if you have any question, please let me know. सर जो एक्सचेंज आप करा रहे हैं, आप एक्सचेंज भी कराते हैं सर आप? दो बैच एक्सचेंज के हमारे पास दो बैचेस चल रहे हैं करंटली। उसमें मतलब ऑन प्रीम और हाइब्रिड प्लस माइक्रोसॉफ्ट 365 तीनों पे मतलब है, कैसे कर रहे हैं आप? ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज इंस्टॉल कर रखा है हमने, प्लस ऑफिस 365 का पेड लाइसेंस दे रखा है जिसपे हमने प्रैक्टिकल करने होते हैं। सो ऑन लाइसेंस भी है, ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज भी है, ऑन प्रोमाइसेस एडी भी हमने सेटअप कर रखा है, उसको सिंक्रोनाइज भी कर रखा है। तो हाइब्रिड और ये सारा का सारा प्रैक्टिकल चल रहा है। मैं जानना चाहता था सर, ये बताइए मुझे हम्म। 16 से 19 जो माइग्रेशन करने के लिए वो हमने 10 से 7, 7 से 13 पे 10 से 13 पे किया हुआ, उसके बाद तो 3-4 साल बीच 5 साल बीच में छूट गया एक्सचेंज मेरा, तो ये काफी गैप आ गई है। तो 16 से 19 पे माइग्रेट करने के लिए कैसे कर रहे हैं आप लोग? टूल कोई दिया माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए? अच्छा, एक्सचेंज माइग्रेट करना है या फिर नॉर्मल सर्वर माइग्रेट करना है? एक्सचेंज माइग्रेट करना है। एक्सचेंज माइग्रेट करना है तो ठीक है, वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ टूल्स।
विद द हेल्प ऑफ स्कीमा, स्कीमा अपडेट करके भी अपडेट हो जाता है, और अगर आप टूल इस्तेमाल करते हो तो टूल के थ्रू भी हो जाएगा, नॉट एन इशू। जैसे मैंने क्या किया कि मेरे पास 16 का है एक्सचेंज सर्वर, मैं चाहता हूँ कि अब 19 में उसको अपग्रेड करूँ, तो मैंने एक पैरेलल सर्वर तैयार किया, एडी हाँ ज्वाइन, उसकी प्री रिक्विजिट है सब उस पर डाल दिया। हाँ अब जी इस बिल्कुल। इंस्टॉल किया, मतलब उसका होस्ट नेम कुछ अलग रखा, एक्सचेंज इंस्टॉल कर दिया, दोनों हाँ एक जो मशीन है मेरी पैरेलल रेडी है, 16 हाँ, तो चल रहा है और 19 रेडी है। तो अब जो मेल बॉक्स की माइग्रेशन यहाँ से वहाँ के लिए कोई टूल है या फिर कैसे करते हैं उसको आप? माइग्रेट करने के लिए आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और माइग्रेशन का ऑप्शन भी है, कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है। तो आप विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फीचर ऑफ एक्सचेंज ऑन प्रोमाइसेस माइग्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। कुछ कंपनियां जो है पेड टूल भी परचेज करती हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज माइग्रेशन टूल का इस्तेमाल वही कंपनियां करती हैं जो मीन्स फ्रिक्वेंसी में माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मुझे वो याद है 7 से 10 में मैं 2-4 माइग्रेशन मैंने किया था जब इंडिया में था। तो जब हम्म, वहां पे सेलेक्ट करते तो दोनों मेल बॉक्स दिख रहे होते कि आपको मेल मेल सर्वर, तो आपको किस वाले पे माइग्रेट करना है, उस वाले पे माइग्रेट कर दिया उस यूजर को। तो सेम करेक्ट। प्रोसीजर अभी भी है या इसमें कोई चेंजेस आए हैं? नहीं, अभी भी है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है अभी जो है, मींस कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल आ गए हैं 16 में, 19, 16 से 19 पे जाने पे। तो कुछ लेटेस्ट ऑप्शन भी है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो उसको देखेंगे सर, हम 16 से शुरू करके माइग्रेशन करके 19 फिर हाइब्रिड पे करके तब वो करेंगे। अच्छा, उससे हाँ पहले मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अपना डोमेन रजिस्टर कर लूँ, और माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक पैनल में ले लेता हूँ मैं। तो मिनिमम मैं अच्छा, कितना ले सकता हूँ मैं? नहीं क्या चीज आपको टूल्स लेने हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट 65 का 2 यूजर का लाइसेंस या 3 यूजर का ले लेता हूँ मैं। नहीं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ना, फ्री ट्रायल ले लेंगे हम। तो फ्री ट्रायल तो फिर 30 डेज में खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ तो फिर से बना लेंगे, हम कभी कितने भी बना सकते हैं ना। मैं डोमेन रजिस्टर करना चाहता हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ। तो अगर आप E3 लेंगे ना, तो E3 का जो कॉस्ट जाएगा वो 2800 पर यूजर पर मंथ। सर ये अभी जो एक मैं लाइसेंस देख रहा था इंडिया का 600 कुछ रुपए का दिखा रहा है। वो वो इवन लाइसेंस, इवन लाइसेंस है। इवन में मतलब कौन सा फीचर हम इस यूज नहीं कर सकेंगे, क्या रहेगा उसमें? नहीं, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी आपकी, जैसे एड ऑन लाइसेंसेस नहीं रहेंगे, और प्रोडक्ट भी कम रहेंगे, आप केवल क्लाउड पे यूज कर पाओगे, ऑन प्रोमाइसेस नहीं यूज कर पाओगे। अच्छा, ऑन प्रेमिसेस उसमें यूज नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज मुझे थोड़ा डिस्कशन को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, अब मेरे पास कुछ यूजर ऑन प्रीम है, कुछ यूजर को मैंने माइग्रेट कर दिया उस पे, जो दोनों मतलब दोनों यूज कर रहे हैं। तीसरा मैंने यहाँ उसमें, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लूंगा तो मेरे को एक एजूर एडी मिल जाएगा वहां पे। क्लाउड पे मिल जाएगा एक एज़्योर रेडी। उसके बाद मैंने क्या किया है कि अपनी कंपनी के लिए फिर मैं एक जो है एजूर का भी अकाउंट क्रिएट किया लिया, तो उसमें वहां भी एक एडी है। तो इन दोनों में मतलब क्या हो रहा है, कैसे सिंक होता है ये? नहीं, आपका जो 365 का लाइसेंस है जिस पे आपने टेनेंट परचेज करा है, माइग्रेट तो कहीं पे भी यूजर हो जाएगा, यूजर एज्योर के एडी पे भी माइग्रेट कर पाओगे आप, और 365 के एज्योर एडी पे भी माइग्रेट कर पाओगे। बट एज्योर के पोर्टल पे माइग्रेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एज्योर आपको लाइसेंसिंग नहीं देता। नहीं नहीं, एज्योर वो आपको 365 का लाइसेंस, एडी में सॉरी, फर्क क्या है एजूर एडी में प्लस जो मतलब, और जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो 365 के साथ है, उन दोनों में क्या फर्क है? अभी जो आने वाले टाइम पे ना, आ, कोई भी चेंजेस ज्यादा नहीं है दोनों के बीच में। जो ऑप्शन आपको ऑन प्रोमाइसेस पे, जो ऑप्शन आपको 365 के एडी पे मिलेगा, सेम ऑप्शन आपको एज्योर एडी पे भी मिलेगा, एज्योर वाले एडी पे मिलेगा। ज्यादा कुछ गैप नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें कॉमन है। ऐसा ये इसलिए नहीं नहीं, करती हैं कंपनियां या कैसे यूज करती हैं जिनके पास कंपनी का? एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्यों किया कि एक ही एज्योर आईडी जो है आपके एज्योर पोर्टल पे भी दे रहा है, और आपके 365 पे भी एडी दे रहा है। ऐसा इसलिए किया है कि अगर कोई कंपनी सारा पैकेज लेती है, एज्योर पे कुछ वीएम वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रही है, इंट्यून यूज कर रही है, तो जो भी कंपनी है एक ही एडी से ना ये सारे प्लेटफॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिस के लिए अलग एडी नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने एक एज्योर पोर्टल बनाया, ठीक है, एज्योर एक मिनट। पोर्टल का को हमने अपने एक अकाउंट से बनाया, ठीक abc@gmail.com, ठीक है। ठीक है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसी यूजर से abc@gmail.com की सहायता से हम ऑफिस 365 पे भी लॉगिन कर पाएंगे, इंट्यून पे भी लॉगिन कर पाएंगे, और एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप यूज करना है तब हम उससे भी लॉगिन कर पाएंगे। इससे बेनिफिट क्या रहता है ना, कि एक इंजीनियर या जो हमारे इंजीनियर्स हैं ना, उनको अलग अलग अकाउंट मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैं थोड़ा सा, जैसे मेरे पास एक ऑन प्रीम एडी है मेरे पास, उसको मैंने सिंक कर लिया अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 की एडी से, ठीक है। हाँ। मेरे सारे यूजर इधर भी है उधर भी है। अब हम्म। इसके बाद मैंने एक अजूर का अकाउंट क्रिएट किया मैंने अपना, सपोज मैंने एक खरीदा वहां से कुछ एक, और वहां भी एक एडी मिला, तो ये वाला जो एडी है इनके यूजर मैं वहां सिंक कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन सिंक हो जाएंगे। हाँ, सिंक हो जाएंगे, बट उसका फिर लाइसेंस वगैरह नहीं दे पाएंगे ना, लाइसेंस के लिए आपको ऑफिस पे आना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, ऑफिस 365 पे आपको लाइसेंस के लिए आना पड़ेगा। हाँ, तो वीएम अगर हम क्रिएट करते हैं तो फिर यहाँ वाले एडी यूजर को वहाँ यूज कर ले करते हैं। इसी एडी एग्जैक्टली। इसी एडी यूजर को, जो मेरे पास ऑन प्रीम और माइक्रोसॉफ्ट 365 पे जो एडी यूजर है, इन्हीं हाँ, यूजर को वहाँ के वीएम के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। राइट राइट, आप उनको एडी ज्वाइन करा सकते हो, आप उनको एप्लीकेशन ब्लॉकिंग कर सकते हो, आप उनका पासवर्ड और बिट लॉकर की सेव कर सकते हो उन्हीं यूजर के थ्रू, जो ऑन प्रोमाइसेस के यूजर्स हैं। ठीक है सर, ओके, क्लियर हो गया। तो ये कुछ डाउट था मुझे, कंफ्यूजन करते नहीं, कैसे हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी है कि भाई बंदों को ज्यादा परेशान ना करें, एक ही एडी से वो सारे पोर्टल को संभाल सकते हैं, एवीडी के भी पोर्टल को संभालेंगे, और जो इंट्यून का है उसको भी संभालेंगे, और ऑफिस 365 का तो है ही है। ये सारा पार्ट जो है एक ही पोर्टल के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब इस एंटरप्राइज में आया तो बिल्कुल ही रोल मेरा अलग हो गया, फिर मैं ये विंडो के इन्वायरमेंट से थोड़ा सा दूर हो गया। तो चीजें जो बीच हम्म। में इधर 3 साल में काफी चेंजेस हो गए ना सर, बहुत सारे चेंजेस हो गए इन बहुत बीच। सारे चेंजेस हुए हैं, राइट। ये गैप अगर वो पहले ही वाला चला आ रहा तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये इंस्टॉलेशन ये सब चीज मतलब कोई ये नहीं, मतलब मैं सर्वर ओनर ही था जब इंडिया में था, मैं कस्टोडियन ऑफ सर्वर। हम्म। तो ये सारी जो चीजें आ गई, इसकी वजह से थोड़ी सी मतलब मेरे को फिर अपने आप को ट्रैक पे लाने, फिर बीच में एंट्यून आ गया, और हम्म। सारी चीजें आ गई, इसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक बार थोड़ा ब्रशअप कर लेना चाहिए। करेक्ट। चलो, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी। जी सर। ये हमने सर्वर को रेडी कर दिया है, एंड नाउ वी नीड टू नो अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज डैशबोर्ड है हमारा, और डैशबोर्ड में बहुत सारे पार्ट्स कैटेगराइज किए गए हैं। अब देखिए, दिस इज द पैनल जिसको हम शॉर्टकट कीज बोलते हैं, यहाँ से हम शॉर्टकट के थ्रू अपने सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे लिस्ट है डैशबोर्ड की। लोकल सर्वर में इस सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन, मशीन नेम ये है, कंप्यूटर नेम ये है, फायरवॉल टर्न ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड है, एनआईसी टीमिंग है ही नहीं क्योंकि हमने एक ही निक कार्ड जोड़ रखा है, इथरनेट में डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन हुई है, दिस इज द प्रोडक्ट आईडी, दिस इज द टाइमिंग ऑफ योर मशीन, इनहैंस सिक्योरिटी फीचर टर्न ऑन है, फीडबैक एंड डायग्नोस सेटिंग, रियल टाइम प्रोटेक्शन टर्न ऑन, डिफेंडर जिसको बोलते हैं, और लास्ट अपडेट अभी नहीं किया हमने, अपडेट लेटेस्ट कोई नहीं आया क्योंकि जस्ट हमने इंस्टॉल कर रखा है। आपकी सिस्टम की जो सेटिंग है वो इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली यूजिंग विंडोज अपडेट, ये ऑटोमेटिक पे सेट है, जैसे कोई नया पैच आएगा ये खुद से इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा, हार्डवेयर की बात करें तो वर्चुअल मशीन्स का हार्डवेयर है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन। प्रोसेसर आपके पास कोर i3 3.7 GB का गीगाहर्ट्ज का ये है। आपके पास जो मेमोरी आपने इंस्टॉल कर रखी है वो 9.19 GB के आसपास है, और हार्ड डिस्क अपने पास टोटल 60 GB के आसपास का हार्ड डिस्क है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई हार्डवेयर की। सर्वर्स पे क्लिक करोगे तो अभी तो अपने पास एक ही सर्वर है, बट आगे आने वाली क्लासेस में हम यहाँ पे एडिशनल सर्वर भी ऐड करेंगे। एडिशनल सर्वर इन द सेंस लाइक एज एडीसी, सीडीसी, बीडीसी, इस तरीके के सर्वर्स को अटैच करेंगे, जिसके जरिए हम अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से दैट मल्टीपल सर्वर को एक ही पैनल पे एक्सेस कर पाएंगे। फाइल एंड स्टोरेज में अभी कोई भी सर्विस इंस्टॉल नहीं है। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर आप आईएसकेजी, एनएफएस, डीएफएस, एसएमबी, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को मैनेज कर पाएंगे। हार्ड डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, स्टोरेज का पूल बना सकते हैं, बट स्टोरेज पूल वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको
फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी स्टोरेज सर्विसेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा फीचर के जरिए। तो ये सारा का सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं इन केस ऑफ हाइपरवाइजर। यहाँ पे आप वर्चुअल डिस्क तैयार कर सकते हैं, नई वर्चुअल डिस्क का पूल बना सकते हैं, फिजिकल डिस्क जो अवेलेबल है उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं मल्टीपल वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर। इज दैट फाइन? यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स और रोल की। फीचर्स और रोल में आपको टोटल यहाँ पे मिल जाते हैं 17 रोल्स और 52 डिफरेंट फीचर्स सर्वर 2016 की बात करें। जब आप इस मशीन की बात करते हैं, सर्वर 2016 की बात करते हैं ना, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टोटल 17 रोल्स और 52 फीचर्स। इन्हीं सभी रोल्स के थ्रू और फीचर के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो किसी भी विंटेल इंजीनियर के लिए, किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है कि उसको एट लीस्ट 17 तो नहीं, पूरे तो नहीं, बट एट लीस्ट कम से कम उसको 8 से 10 रोल तो बहुत परफेक्ट तरीके से आने चाहिए। जी सर। क्लियर? तो रोल में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, नॉट इंटायर। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका एडीडीएस, दूसरा है डीएचसीपी, तीसरा है एडीसीएस जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, चौथा है डोमेन एंड ट्रस्ट। ठीक है, डोमेन एंड ट्रस्ट, जब आप रेप्लिका वगैरह बनाएंगे तो ट्रस्ट वगैरह आपको आने चाहिए। डीएनएस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोल, डीएनएस भी एक तरीके से रोल है। फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज, डीएफएस भी इसी के अंदर आएगा सर? हाँ डीएफएस भी इसी का पार्ट है। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आपको आईएसकेजी मिल जाएगा, एसएमबी मिल जाएगा, डीएफएस मिल जाएगा, है ना। सो स्टोरेज के अंदर सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ रोल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे एडीएफएस आएगा, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। तो ऐसे कुछ रोल्स हैं जो हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आने चाहिए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Active Directory Domain Services से, so let's talk about the use cases of Active Directory Domain Services. एडीडीएस की बात करें तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। Let's start from very basic. What is ADDS? दूसरा, prerequisite to install Active Directory Domain Services. ADDS और यस अभी तीसरा रहेगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये पार्ट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडीडीएस इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के पहले we must need to know about the prerequisite. Now let's talk about prerequisite के बारे में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला,
मशीन में आप कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने सिस्टम में स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर प्रिफर एन अल्टरनेट डीएनएस आईपी। Prefer an alternate DNS IP. और क्या हो सकता है यहाँ पे? System must be login through local admin. Local administrator. And next, LAN card must be active. Mm, that's it. ये अपने पास प्रीरिक्विजिट्स है, ठीक है। मैनुअल आईपी एड्रेस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जब आप सिस्टम को कॉन्फ़िगर करोगे, जब एडी वगैरह इंस्टॉल करोगे ना, कैन यू हियर मी? Yes, yes. अब मूव करते हैं हम अपने सेटअप पे और ये इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करते हैं। मिनिमम प्रीरिक्विजिट सब कुछ ठीक है, एक और पार्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं। मिनिमम 20 गिग फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, फ्री HDD स्पेस अवेलेबल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। जो फ्री हार्ड डिस्क स्पेस है, ठीक है, वो कम से कम 20 गिग उसमें अवेलेबल होना चाहिए स्पेस, ताकि आप अपना टास्क जो है आसानी से मैनेज कर पाओ। ऑल गुड। 20 गिग फ्री हार्ड डिस्क स्पेस मस्ट बी अवेलेबल इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव। जो भी ओएस की ड्राइव है उसमें 20 जीबी का स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ये बेसिक सी प्री रिक्विजिट है। बैक टू द सेटअप, और यहाँ पे सबसे पहले हम मैनुअल आईपी एड्रेस देते हैं। जो इसकी आईपी एड्रेस अभी डीएचसीपी के थ्रू मिल रही है ना, उसी को हम मैनुअल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग किया यहाँ पे 1.15 हमें आईपी एड्रेस मिल रही है और इसी को हम मैनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ncpa.cpl and open the properties, go to the IPv4 and type the IP address, manual IP address 192.168.1.15। गेटवे नेट चलाना है तो गेटवे की भी रिक्वायरमेंट होगी 192.168.1.1, और प्रीफर्ड डीएनएस आपका यही रहेगा 192.168.1.15, और अल्टरनेट कोई सर्वर अभी है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, 8.8.8 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज?
कॉन्फ़िगर एंड लेट मी प्रोसीड टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये हमने प्री रिक्विजिट सेटअप कर दी। अब आप सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे और एक नया रोल इंस्टॉल करेंगे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड। नेक्स्ट, ऐड रोल एंड फीचर, ऐड रोल पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट। यहाँ पे एडीडीएस का रोल हमने सेलेक्ट किया, ऐड फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको कर देते हैं इंस्टॉल। इज दैट ओके? सजाद के नहीं है मी? यस यस सर, मैं बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप जैसे ही रोल को इंस्टॉल करोगे ना, इट गिव अस अनदर ऑप्शन। रोल को इंस्टॉल करने के बाद इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शंस रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से प्रमोट द रोल। हम क्या करेंगे यहाँ पे, रोल्स को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो नाम नहीं चेंज किया हम लोगों ने सर उसका? कंप्यूटर का डोमेन नेम ना? नहीं नहीं, ये इसका होस्ट का नेम। लेट मी चेक, कर देते हैं अभी। कंप्यूटर नेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। जी इसका जी। क्या नेम रख दें, डोमेन रख दें? रोल तो इंस्टॉल हो गया ना, वो वाला जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी। हाँ रोल इंस्टॉल हो गया। चलो एक साथ रीस्टार्ट कर देंगे हम। अभी इसको प्रमोट करते हैं। प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे डोमेन नेम फॉरेस्ट है, नया हम ऐड करेंगे क्योंकि ये नया है। बिल्कुल रूट में पेरेंट पे काइंड ऑफ पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो नाम मेरे ख्याल से पहले रिस्टार्ट हम लोग को कर लेना चाहिए, नाम तो नेट वाइज वही उठाएगा आपका। हम्म, क्योंकि डीएनएस अगर इंस्टॉल हो गया तो वही उठा लेगा, करेक्ट। कोई नहीं, हम कर देते हैं इसको रीस्टार्ट। चलिए सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन हुआ। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। प्रमोट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रमोट दिस सर्वर, ऐड न्यू फॉरेस्ट। डोमेन नेम हम दे देते हैं इसका cloud.com से, ठीक है। अभी नाम आ गया ना डोमेन यहाँ पे हम्म, ऊपर सर्वर जी। नेक्स्ट। ये पैनल है, यहाँ पे पैनल पे कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं दैट वी नीड टू नो।
टाइम लगना है, रैम तो ठीक ठाक है फिर। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है ये। DSRM क्या होता है? रिस्टोर, सिस्टम स्टेट रिस्टोर करने के लिए सर। कौन सा बैकअप रिस्टोर करेगा? सिस्टम स्टेट का सर। सिस्टम स्टेट, बेयर मेटल और फुल सर्वर बैकअप रहता है। तो सिस्टम स्टेट बैकअप अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में, सिस्टम स्टेट बैकअप के केस में आपको ऑप्शन मिलता है, मीन्स जब आप रिस्टोर करेंगे सिस्टम स्टेट को जी तो जी। आपका मीन्स ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पासवर्ड आपको कब चाहिए? पासवर्ड आपको चाहिए तब जब आप सिस्टम को ओपन करेंगे, व्हाट वी कैन से दैट बायोस मोड में, नॉट बायोस मोड में, आप उसमें यूज करेंगे लाइक सेफ मोड। सेफ मोड में रहेगा। सेफ मोड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ऑथोरेटिव नॉन ऑथोरेटिव रिस्टोरेशन जो करते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सिस्टम स्टेट बैकअप के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेट बायोस नेम हमारा आ जाएगा। cloud.com। नेक्स्ट, अभी सर आपकी जो वीडियो के सीरीज आप दो बना रहे हैं, एक Azure पे बना रहे हैं 104 पे, और दूसरा आपका सर इस पे चल रहा है ना? AWS और VMware का भी चल रहा है। हाँ। इन सब में उतना चैलेंजेस नहीं है सर, वो काफी लाइव सिनेरियो में काम किया हुआ मैंने। मुझे दिक्कत वही, हम्म। बीच में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से थोड़ा सा ये मतलब चीजें निकल गई जहन से। अच्छा, हाँ हाँ। स्टॉप। चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, यहाँ पे हम प्रोसीड कर देते हैं। तो इसको होने दे, आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दिए, थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं फिर, ठीक हो है चुका है। ठीक है। हाँ।